Hi everyone, welcome to EduTap. My name is Anchit. I'm your mentor for accounts in UPSC, EPFO, EOAO and APFC. अब आपने EPFO, EOAO एंड APFC एग्ज़ाम को देने की सोच ली है, तैयारी भी शुरू कर दी है। पर जब आप अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट को, जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, पढ़ना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि भाई ये आसान नहीं होने वाला है, इसको तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। और कहीं ना कहीं फिर दिमाग में आता है कि इसको छोड़ देते हैं या इसको कैसे करेंगे, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आनी शुरू होती है। लेकिन आपने इंपॉर्टेंस तो अकाउंट्स की देख ली होगी अभी अभी, आप इसको छोड़ने का मत सोचिएगा। ठीक है, 2023 में अकाउंट्स में से ईओएओ में 10 क्वेश्चन आए थे और एपीएफसी में 12 क्वेश्चन आए थे। और मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं। मार्क्स पर क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा है, मल्टीप्लाई अगर करूँगा टोटल मार्क्स, तो 10 क्वेश्चन ईओएओ में और 12 क्वेश्चन एपीएफसी में आए थे। अब 2025 में मुझे लगता है कि इससे कम तो नहीं, शायद ऊपर ही चले जाएं दोनों में। और इसको छोड़ने का बिल्कुल ये मत सोचिएगा, खास करके ये सोच के कि मैं जीएस वाले सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ले लूंगा, अकाउंट्स में नहीं भी आएंगे तो चलेगा। भाई जीएस हर बंदा पढ़ रहा है, वहां पे अगर आपके मार्क्स आएंगे भी, बाकी लोग भी ला रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? लाखों में से जब 100-200 सीट है, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो? वो यही है, जो बंदा अकाउंट्स में अच्छे नंबर मार गया उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज समथिंग जो आपको कंपटीशन को बीट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, अकाउंट्स को जैसे ही शुरू करते हो दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कभी पढ़ा ही नहीं ज़िंदगी में। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, क्या बेस्ट सोर्स रहेगा जो मुझे कम टाइम में रेलेवेंट चीज़ें पढ़ा दे, और कितना टाइम मुझे देना चाहिए, कम से कम कितने दिनों में मैं अकाउंट्स को कवर कर सकता हूँ ईपीएफओ के लिए। तो मैं इसका आंसर अभी आपको देता हूँ और फिर बताऊंगा कैसे। 12 दिन, 12 दिनों में आप उतना अकाउंट्स पढ़ सकते हैं जितना आपको ईपीएफओ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत रहेगा। अब क्या ये 12 दिन का फिगर मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ? होता है ना कई बार यूट्यूब पे लोग कुछ भी बना देते हैं, मैं एग्जेजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ आपको पास्ट ईयर पेपर्स के बेस पे, फैक्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर आप कहोगे कि सर ये जो आप प्लान बता रहे हो 12 दिन पढ़कर मैं कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए, मैं सॉल्व कर पाऊंगा, आंसर है नहीं। ऐसा 12 दिन में आप नहीं कर सकते। फिर उस टाइप की अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए तो आपको अकाउंट्स पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो वैसे पढ़ लीजिए, नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए जहां हम कब टाइम में अकाउंट्स को करना चाहते हैं, ये मानकर कि अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें पढ़ी जाएं तो एग्ज़ाम में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग लेस एफर्ट। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एपीएफसी या ईओएओ एग्जाम के लिए नए हैं, वी हैव अ फ्री गाइड बुक फॉर यू। ये गाइड बुक आप, ये एपीएफसी की है, ऐसी ही ईओएओ की है। आप गाइड बुक वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये गाइड बुक बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही सुंदर है, कलरफुल है। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज के बारे में, बट तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है आपको चाहिए होंगी। डिकोडेड सिलेबस, नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया ही नहीं है, कैसे पता करोगे हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है? आईआर में, लेबर लॉ में, सोशल सिक्योरिटी में, ये आपको हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ है नोटिफिकेशन में, कैसे पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं? कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, करंट अफेयर्स के कितने आते हैं, स्टैटिक के कितने आते हैं, वन लाइनर आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं, कैसे पता लगेगा? ज़रूरी है ना जानना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, और कौन सी वो रेलेवेंट सोर्सेज हो सकती हैं जिनको मैं कम टाइम में टू दी पॉइंट पढ़कर इस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाइड बुक में मिलेंगी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्लिक कीजिए, ज़ीरो चार्ज पे डाउनलोड कीजिए, 4-5 घंटे लगाकर पढ़िए। इट वुड बी अ गुड डोज एज अ मोटिवेशन फॉर यू टू स्टार्ट योर यूपीएससी, ईओएओ एंड एपीएफसी प्रेप। अब अकाउंट्स का स्कोप तो बहुत वास्ट है, ठीक है। अगर आप ये सारा करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला कि सर कोई भी अनसर्टेनिटी ना रहे, ये तो 12 दिन में नहीं हो सकता भाई, ये तो शायद फिर 120 दिनों में ही करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वो टाइम है, आप लगाओ। मैं तो बोलूंगा ऐसे करो, अगर मैं एस्पिरेंट होता तो मैं ऐसे ही करके जाता, मैं कुछ भी ना छोड़ता। बट हम वैसे हैं नहीं। हम इतने दिनों से वीडियोस बना रहे थे कि भैया कर लो तैयारी, नोटिफिकेशन आएगी, हमने नहीं की। अब हमारे पास टाइम नहीं, अब 4 महीने और सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो अकाउंट्स को तो मैं दिन में शायद 2-2.5 घंटे भी दे दूं तो बहुत गनीमत है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 12 दिन में आप अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हैं,
जहाँ से हिस्टोरिकली क्वेश्चंस आते रहे। तो ये वो मैं आपको तकरीबन 6 टॉपिक्स बता रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री, जर्नल लेजर। ठीक है, इसका आप सीक्वेंस चेंज कर लेना। ये आपका नंबर 1 पे पढ़ना है, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये नंबर 5 पे और ये नंबर 6 पे। अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर पीपी, पीपी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये 6 टॉपिक्स हमें करने हैं। ठीक है, और इनमें से अगर आप क्वेश्चंस देखो, ईपीएफओ एपीएफसी में मैंने बताया था 12 क्वेश्चन आए थे, और ये 12 के 12 आप काउंट कर लो, यहीं से आ रहे हैं। 4 + 3 7 + 1 8 9 10 2 12। यहाँ पे मैंने बोला था 10 क्वेश्चन आए थे। 2 + 1 3 2 5 2 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 इन्हीं टॉपिक से आए हैं। और यहाँ पे 12 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आए हैं। तो है ना ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना ये टॉपिक्स ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो इनको अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब मैं इनके सब टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो 12 दिन आपको लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं। पहला चैप्टर बहुत बेसिक है, एक दिन में हो जाना चाहिए, अच्छे से करना। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स बहुत समझने वाला चैप्टर है। जर्नल लेजर 2 दिन में हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस एरर्स भी 2 दिन में हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री अगेन 2 दिन में हो जाना चाहिए। पीपी में शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, बट लेट्स टारगेट 2 डेज। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स, इसमें टाइम लग सकता है, इसमें शायद आपको 3 दिन लग जाए। तो इस तरह से आपने अपना टाइम बांटना है। अगेन अब आप ये मत सोचना कि 12 है तो 12 है। अगर आप स्लो रीडर हो, आराम से पढ़ना चाहते हो, या आपके पास टाइम है, तो आप 12 से 15 भी लगा लो। बट हाँ, 12 से 30 दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। तो 12 to 15 days इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर दिस इफ यू स्पेंड 2 to 3 hours डेली। ठीक है, अच्छे से, तो ये हो जाना चाहिए। अब इन एरियाज में जो मैंने आपको बताए हैं, चैप्टर्स बताए हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स में ये तकरीबन आप लगा लो 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, 12 प्रिंसिपल्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। एग्जाम में बस 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा इस पे, और आराम से हो जाएगा इफ़ यू हैव क्लैरिटी अबाउट दिस प्रिंसिपल्स। एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिविटी एंड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किताब उठाओगे तो आराम से समझ आएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह। ये देखिए क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल ये जो मैंने बोला, ये देखिए। ठीक है, ये कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, यही मैंने आपको दिखाया है। कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी। इसी तरह ये गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, ये एक्रूअल है, ये गोइंग कंसर्न है। ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो अगर आपने ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए। नेक्स्ट है जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल एंट्री समझना है, जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, और ये जरूर कर लेना नॉमिनल, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, गुडविल अकाउंट क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको 5th पॉइंट में बोली है। यहाँ से दोनों में क्वेश्चन आए हैं, ईओएओ में भी आया है, एपीएफसी में भी आया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स होते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इसको जरूर कर देना मेरे भाई। और एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन आया है, एरर्स इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है कि ये किस टाइप का एरर है, कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन। ये वही चीजें हैं जो मैं आपको इस पॉइंट में बोल रहा हूं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री। इसमें फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज मेथड कर देना। फिर इन्वेंट्री के केस में रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे होती है, एंड फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस की अकाउंटिंग कैसे होती है, ये पढ़ जाना। ये देखिए आपका क्वेश्चन आया था फीफो, लिफो पे आया था। तो ये जस्ट पार्शियल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक डेटा दिया था टेबल एग्जाम में, मैंने यहाँ नहीं डाला है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन आसान नहीं आए भैया, कॉन्सेप्चुअल आए हैं। ठीक है, मैं आपको भी पढ़ के नहीं सुना रहा, क्योंकि आपके लिए क्या है ना कि एक तरह से फारसी है ये, आपको नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है। बट अच्छे क्वेश्चंस आए और न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं आए, मतलब सॉल्वेबल न्यूमेरिकल्स आए हैं।
नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर पीपी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं उसकी कॉस्ट में क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या ऐड नहीं होता। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए एसी लिया, तो एसी की कॉस्ट तो आएगी, बट क्या एसी को इंस्टॉल करने की कॉस्ट भी मैं उस प्रोडक्ट में ऐड करूंगा? क्या एसी को दुकान से मेरे घर पे लाने की कॉस्ट भी क्या मैं उस एसी की कॉस्ट में ऐड करूंगा एज पर अकाउंटिंग? तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन क्या होती है, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये डेप्रिसिएशन पे भी क्वेश्चन आया है। ये देखिए, डेप्रिसिएशन पे स्टेटमेंट्स थी और आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए। फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। जैसे कि सपोज आपने किसी को इंश्योरेंस ली साल की और उसको आपने 10,000 दे दिए, ये आपने पैसे दिए दिसंबर में, लेकिन आपने तो पूरे साल का दे दिया, ठीक है, लेकिन दिसंबर में दिए। अब उस फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर टू मार्च में क्या ये पूरा 10,000 यूज हो जाएगा? नहीं, इसका 1/4 होगा ना, क्योंकि बाकी तो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, अप्रैल टू दिसंबर। तो इस तरह की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो हमें सीखनी है। और शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल इसमें से क्वेश्चन नहीं आया था कोई, बट मेरे हिसाब से इस साल आ सकता है। तो शेड्यूल 3 बेसिकली हमें यही बताता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसे एक फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे वो कंसिस्टेंट फॉर्मेट होना चाहिए जिसको देखकर कोई भी उनको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। और ये क्वेश्चंस आए हैं कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो मैंने आपको पहली लाइन में बताया था। फिर आप देखिए, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आया है। तो सारे टॉपिक्स जो मैंने निकाले हैं वो बहुत अच्छे से एनालिसिस करके निकाले हैं। आप खुद भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, मैच कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है नहीं उसका पता लगाइए, तभी आपको इस स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आएगा। अब इन टॉपिक्स को करना कहाँ से है? देखिए, फर्स्ट 3 टॉपिक्स, ये और ये आप एनसीईआरटी क्लास 11, ये मैंने 9th लिख दिया, 11 क्लास की पार्ट 1 एनसीईआरटी आप ले लीजिए। उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी पता नहीं क्या है भैया, हमने तो 2 ही पार्ट पढ़ रखे हैं। तो 3 साल पहले तक तो 2 ही पार्ट थे, अब कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं, बट ये 3 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। अगर एक बुक होगी तो उसमें भी पक्का होंगे। और नेक्स्ट 3, इन्वेंट्री, पीपीई एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स, आपको मिलेगा आईसीआई मटेरियल से। अभी आईसीआई मटेरियल क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, वहाँ पे ये मटेरियल आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप अगर जाएंगे आईसीआई की वेबसाइट पे, ऐसे आपने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर जाएंगे, बीओएस नॉलेज पोर्टल, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू विजिट बीओएस नॉलेज पोर्टल। ठीक है, ज़रा वेट करते हैं, मुझे भी, हाँ, फिर यहाँ पे आप जाएंगे स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम, फिर आप इंटरमीडिएट में जाएंगे। 3 लेवल होते हैं, हमने जो पढ़ना है वो इंटरमीडिएट में है। इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम, फिर सबसे पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग, उसमें हम जाएंगे मॉड्यूल 2 में। ये वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, इतनी जल्दी अगर लिखा नहीं जा रहा है। फिर हम जाएंगे असेट्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, जो सबसे यहाँ पे चैप्टर 5 है। और इसमें ये 2 पढ़ने हमें, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, जो मैं आपको बता रहा था। तो ये 2 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे मॉड्यूल 3 में, हमें जाना है, हाँ, फिर हम जाएंगे इस मॉड्यूल 3 में हम जाएंगे तो चैप्टर 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है। इसमें हम जाएंगे तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाला यूनिट हमें पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ें आपको बताई थी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये इन्वेंट्री हो गया, ये पीपी हो गया, और ये फाइनल अकाउंट्स हो गया, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है जी सब कुछ? बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, क्लैरिटी हो जाएगी कि करना क्या है। और अगर आप कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं ईपीएफओ के लिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप हमारे कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये अगर आप कोर्सेज के अंदर जाएंगे, ये edutap.in करके हमारी वेबसाइट है,
कोर्सेज के अंडर जाएंगे तो यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे जाइए। यहाँ पे आपको 3 कोर्स दिखेंगे। मास्टर कोर्स वो कोर्स है जो सब कुछ कवर करता है, सारे कंपोनेंट्स के, मतलब वीडियोस, नोट्स, क्विजेज आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। फिर कुछ यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनको लगता है कि सर जीएस हमें आता है, हमें कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स दे दो, जैसे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। उनके लिए ये है, इसमें आपको यही 6 स्पेशल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया टेस्ट सीरीज शायद आपको चाहिए हो, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चाहिए होंगे, मॉक टेस्ट चाहिए होंगे, तो ये टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सो विद दैट आई टेक योर लीव। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी बहुत कठिन टाइम है और इम्पॉर्टेंट टाइम है ईपीएफओ एस्पिरेंट्स के लिए, बट चलते रहिए। जो ये 4 महीने दम लगा गया वो सिलेक्शन लेने के काबिल बन जाएगा। बाय बाय।